नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो दिल्ली में विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हो गया। देश दुनिया ने श्री श्री रविशंकर का जलवा देखा। इस जलवे के कई आयाम हैं। अहम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का श्री श्री रविशंकर और उनके संगठन से नाता है। इस नाते ने यह सवाल बनाया है कि साधु संतों का मोदी सरकार व सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा में क्या अर्थ है। भाजपा और संघ परिवार का साधु संतों के साथ समागम स्थायी है। पार्टी यदि हिंदू वोटों की प्रतिनिधि है तो साधु संतों की उम्मीदों की भी प्रतिनिधि है। श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, साक्षी महाराज, महंत आदित्यनाथ से लेकर उमा भारती आदि कई संत साध्वी सत्ता से प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। इन सबकी उपयोगिता है। सवाल है, ये सरकार और भाजपा के लिए अधिक उपयोगी है या सरकार इनके लिए अधिक उपयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक सूत्र में एक छोर पर रामकृष्ण मिशन है तो दूसरे छोर पे श्री श्री रविशंकर है। उनके वैश्विक मिशन में श्री श्री रविशंकर की अधिक उपादेयता है। वैसे ये दिलचस्प है कि भाजपा और सरकार के कैनवस में साधु संतों की वैरायटी जोरदार है। इससे साधु संतों में एक प्रतिस्पर्धा बनती है। विजन, आर्थिक हैसियत, जात और ब्रांडिंग के फर्क ने साधु संतों का सत्ता में जो फर्क बनाया है उसके कई अर्थ है। मोटी बात यह है कि श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव ने सत्ता और सरकार में जो मतलब बनाया है उसके अनहोने पहलू है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी की हिकमत साजी बनाने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जात बिरादरी का गणित कैसे ठीक करें। अभी सूबे में कांग्रेस के पास कोई कोर वोट नहीं है, इसलिए पार्टी में इस बात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है कि किसी एक या दो बड़ी बिरादरी को साथ जोड़ने के लिए क्या कदम उठाया जाए। पार्टी के माहिरीन जराये का कहना है कि हाल में हुए 2 रोजा इजलास में इस पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद ब्राह्मण वोटों से है। तभी दिल्ली की वजीर आला शीला दीक्षित को सूबे का इंचार्ज बनाने या सीएम का दावेदार पेश किए जाने को लेकर तबादला ख्याल किया गया है। हालांकि सूबे के कई रहनुमा मान रहे हैं कि शीला दीक्षित के नाम की बहस से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये पैगाम जा रहा है कि पार्टी के पास कोई मजबूत ब्राह्मण चेहरा नहीं है, जबकि पार्टी के पास राजेश मिश्रा, जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी, रीता बहुगुणा जोशी और सतीश शर्मा जैसे ब्राह्मण रहनुमा हैं। पार्टी फिर से सतीश शर्मा को एवाने बाला में भेज सकती है। राहुल गांधी दलित और मुस्लिम वोट की सियासत कर रहे हैं। राहुल से लेकर पी चिदम्बरम और गुलाम नबी आजाद जैसे सभी रहनुमा इसकी सियासत कर रहे हैं। इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री ने इसका रोड मैप बनाया है। तभी कहा जा रहा है कि राहुल उनको इंचार्ज बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में पीएल पुनिया और सलमान खुर्शीद का किरदार बढ़ सकता है। ठाकुर वोटों के लिए पार्टी अमेठी के राजा संजय सिंह को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात का साल शुरू हो चुका है और इसके साथ ही बीजेपी का सिरदर्द भी शुरू हो चुका है। इंतखाबी साल में पार्टी के अंदर जबरदस्त घमासान छिड़ा है, जिससे पार्टी के आला रहनुमाओं को वजीर आला का दावेदार पेश करना और यहां तक कि सूबाई सदर का इंतखाब करना भी मुश्किल हो रहा है। तभी कहा जा रहा है कि सीएम दावेदार का ऐलान अभी नहीं किया जाएगा। पार्टी के अंदर कई खुद ऐलान शुदा दावेदार खड़े हो चुके हैं। गोरखपुर के रुकने पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ के हामी सबसे ज्यादा खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने योगी को सीएम दावेदार पेश करने का मुतालबा किया है और ऐसा नहीं करने पर इंतखाबात का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। योगी के हामी साधु संतों ने भी उनको दावेदार बनाने का मुतालबा किया है। वो अपनी दावेदारी को लेकर इतने संजीदा हैं कि गुज़िश्ता दिनों कोलकाता के एक प्रोग्राम में फिल्म अदाकार अनुपम खेर ने उनके बयानों की मजम्मत की तो योगी भड़क गए और खेर को हकीकी जिंदगी का विलन करार दे दिया। बहरहाल सूबाई सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सूबाई तंजीम के रहनुमा सुनील बंसल में अलग घमासान है। बंसल ने उत्तर प्रदेश में 6 बड़ी रैलियों के इनकाद के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब किया तो उसमें सूबाई सदर को ही नहीं बुलाया। बताया जा रहा है कि वाजपेयी की जगह नया सदर बनाया जाना है, लेकिन उसका फैसला भी आसान नहीं है। इन सब के बीच वरुण गांधी अलग अपनी दावेदारी पेश किए हुए हैं। उन्होंने कल अपना यौम पैदाइश गरीबों के बीच मनाया और उनकी माली मदद की।
इस साल के ऐवान बाला के इंतखाबात को लेकर बीजेपी के सामने अजीब से हालात पैदा हो गए हैं। गुज़िश्ता कई सालों से पार्टी के पास 2 मुस्लिम चेहरे थे और दोनों पार्लियामेंट की मुख्तलिफ ऐवान के रुकन मुंतखब किए जाते थे। शाहनवाज हुसैन ऐवान ज़ेरी में और मुख्तार अब्बास नकवी ऐवान बाला में होते थे। इसमें तीसरा नाम नजमा हैबतुल्लाह का जुड़ा। सैयद शाहनवाज के इंतखाब हारने के बाद ऐवान ज़ेरी में पार्टी का कोई मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट नहीं है, जबकि ऐवान बाला में नकवी और नजमा के अलावा एमजे अकबर भी आ चुके हैं। नकवी और अकबर दोनों जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। नकवी का फिर से उत्तर प्रदेश से मुंतखब किया जाना तय माना जा रहा है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि अकबर को झारखंड से लाने की बजाय नामजद किया जा सकता है। हालांकि नामजद कोटे में पहले से सलीम खान का नाम चल रहा है। माहिरीन जराए का कहना है कि पद्म अवार्ड को लेकर गुज़िश्ता साल हुए तनाज़े के बाद उनको ऐवान बाला देने का वादा हुआ था और वो अपने जोड़ीदार रहे जावेद अख्तर वाली सीट पर नामजद हो सकते हैं। बीजेपी के माहिरीन जराए के मुताबिक शाहनवाज हुसैन मध्य प्रदेश या बिहार से ऐवान बाला में आने की कोशिश में लगे हैं। उनके अलावा जेडीयू से बीजेपी में आए साबिर अली भी ऐवान बाला के दावेदार बताए जा रहे हैं। इस साल शाहनवाज, साबिर अली, मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर और सलीम खान दावेदार हैं। इन पांचों में से ज्यादा 2 मुस्लिम चेहरे ऐवान बाला में जा सकते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा गुलाम नबी आजाद के आरएसएस की बराबरी दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस से किए जाने के बयान पर आज ऐवान बाला में बरसरे इख्तिदार जमात और कांग्रेस के मेंबरान के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई। बरसरे इख्तिदार जमात ने जहां आजाद से इस बयान के लिए माफी मांगने को कहा, वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऐवान बाला में वक्फे सिफर के दौरान ममलिकती वजीर बराए पार्लियामानी उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने रिजर्वेशन के मसले पर हुकूमत की बात रखते हुए आजाद के बयान का जिक्र किया। नकवी ने इल्जाम आयद किया कि आजाद ने आरएसएस की बराबरी आईएसआईएस से की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आजाद को आरएसएस और मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। नकवी ने कहा कि मुल्क की ग्रैंड ओल्ड पार्टी की ब्रांड न्यू पॉलिसी है कि दहशत गर्दों को फूलों का गमला और मुहिब्बे वतनों पर हमला। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने ऐवान में कहा कि वो अपने बयान की सीडी ऐवान के सामने रखने और ऐवान के रहनुमा को देने के लिए तैयार हैं, ताकि बरसरे इख्तिदार जमात के मेंबरान और वुज़रा इसे सुनकर ये तय कर सकें कि उनकी बात को गलत तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आजाद ने कहा कि मरकजी वजीर मवासलात रविशंकर प्रसाद को अगर उनके बयान की सीडी सुनने के बाद उसमें कुछ भी गलत लगता है तो वो उनके खिलाफ तजवीज ला सकते हैं। वो इस तजवीज का सामना करने के लिए तैयार हैं। ऐवान ज़ेरी की एथिक्स कमेटी ने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी से सवाल किया है कि क्या उन्होंने कभी खुद को बरतानवी शहरी बताया है। सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर बीजेपी के सीनियर रहनुमा आडवाणी की सदारत वाली ऐवान बाला की 11 रुकनी एथिक्स कमेटी ने राहुल गांधी से इस बात का जवाब मांगा है कि क्या उन्होंने कभी खुद को बरतानवी शहरी जाहिर किया था। इस मसले पर राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस मसले से डील कर लेंगे। दरअसल इस बात की शिकायत पहले बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने और बाद में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट महेश गिरी ने भी की थी। इसके बाद इस मामले को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आडवाणी की रहबरी वाली एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि इस मामले में बीजेपी जाती दुश्मनी निकाल रही है और लोकसभा स्पीकर ने भी राहुल गांधी की सफाई सुने बिना ही मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया। ज़ेरे गौर है कि सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए जारी किए गए एक ब्रिटिश कंपनी बैकअप्स लिमिटेड के कागजात में राहुल गांधी को कंपनी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी के तौर पर दिखाया गया है और उनकी शहरियत बरतानवी बताई गई है। शराब कारोबारी सनतकार विजय माल्या के मुल्क छोड़कर भागने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर मरकज की मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने आज मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि क्या मुल्क छोड़ने से पहले माल्या ने जेटली से मुलाकात की थी। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान गैर मुल्कों से ब्लैक मनी वापस लाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि ललित मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को मुल्क से भागने का गेटवे दिया जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि हिंदुस्तान हुकूमत माल्या को सौंपने के लिए बरतानवी हुकूमत पर दबाव डालेगी और क्या हुकूमत बैंक के 9,000 करोड़ रुपए हासिल कर पाएगी। सुरजेवाला ने कहा कि अगर माल्या 1 मार्च को वजीर खजाना अरुण जेटली और खारजा सेक्रेटरी से मिले थे तो क्या जेटली ने वजीर आजम मोदी को अपनी मीटिंग के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि क्या जेटली माल्या से हुई मुलाकात के बारे में ऐवान को बताएंगे।
अदालत उज़्मा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को बड़ा झटका देते हुए कहा कि सरकारी अफसरान को भी हक है कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ मफाद आम्मा दाखिल कर सके। आज अदालत उज़्मा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की उस अर्जी पर तंकीद की जिसमें IPS अफसर अमिताभ को दस्तावेज वापस लौटाने के खिलाफ अर्जी दी गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस हुक्म पर रोक लगाने की अपील की थी जिसमें हाईकोर्ट ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लगाए गए इल्जामात के दस्तावेज सौंपने का हुक्म दिया था। कोर्ट में समाअत के दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा कि अफसर होने के बावजूद अमिताभ ठाकुर मुसलसल सियासी अर्जियां दाखिल करते हैं, लेकिन अदालत उज़्मा ने हुकूमत की अर्जी को मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि कोई भी अफसर मफाद आम्मा दाखिल कर सकता है, भले ही वो हुकूमत के खिलाफ क्यों न हो, क्योंकि ये उसका हक है। अदालत उज़्मा ने कहा कि ठाकुर को दस्तावेज मिलने चाहिए, इसलिए आपकी अर्जी खारिज की जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अर्जी वापस ले ली। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भाजपा की पिछली वाजपेयी सरकार से मोदी सरकार की तुलना करें और साधु संतों के रोल पर सोचे तो मौजूदा सरकार में साधु संतों का निश्चित ही अधिक महत्व है। सरकार से करीबी पर साधु संतों ने अपना महत्व बनाया तो सार्वजनिक विमर्श में अपना एजेंडा भी बनवाया है। इसके कई लाभ हैं और कई खतरे हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। श्री श्री रविशंकर ने विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का इनकाद इस बार दिल्ली में किया। वैसे हुकूमत का इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन जमुना के किनारे हुए इस इनकाद को लेकर जितने तनाजे हुए और हुकूमत ने जैसा स्टैंड लिया, उससे ये पैगाम गया कि ये इनकाद सरकारी था। इनकाद से जुड़ा तनाजा माहौलियात का था, लेकिन उसे मजहबी, सकाफती और सियासी हर पहलू से देखा गया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा कि हिंदुस्तानी और हिंदू प्रोग्राम होने की वजह से इसकी मुखालफत हो रही है। जाहिर है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी इसे एक बड़े फलक पर ले गए। उन्होंने हिंदुस्तानी सकाफत और हिंदू तहजीब को एक साथ मिलाने की कोशिश की। हालांकि स्टेज पर सभी मजाहिब और तकरीबन 150 ममालिक के नुमाइंदे मौजूद रहे, लेकिन इस इनकाद से ये पैगाम निकला कि ये हिंदू और हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत का प्रोग्राम है। इस लिहाज से बीजेपी अपने मकसद में कामयाब रही। तमाम तनाजों के बावजूद वजीर आजम मोदी का प्रोग्राम में जाना और उसके बाद उनकी पार्टी के सरबराह अमित शाह और तमाम आला मरकजी बुजुर्ग का मौजूद रहना इस बात का इशारा था कि हुकूमत इस इनकाद को सपोर्ट कर रही है। यकीनन इसी वजह से कांग्रेस पूरे प्रोग्राम से दूर रही। इसके बरक्स कांग्रेस रहनुमाओं ने माहौलियात के नुकसान के बहाने इसकी मुखालफत की। कांग्रेस की मुखालफत की वजह से भी अपने आप ये प्रोग्राम बीजेपी का हो गया। हालांकि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने फिर दिखाया कि वो कितने शातिर हैं। वो न सिर्फ इस प्रोग्राम में शामिल हुए बल्कि बीजेपी सदर अमित शाह के साथ स्टेज पर भी बैठे। वो सेक्युलर सियासत करते हुए भी हसास मामलों पर अक्सरियती आबादी को नाराज करने का कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए वो JNU में अफजल गुरु की हिमायत में नारेबाजी करने वालों की हिमायत करने JNU नहीं गए, जबकि राहुल गांधी ने वहां जाकर धरना दिया। बहरहाल श्री श्री रविशंकर का दिल्ली आकर आलमी तहजीबी प्रोग्राम करना इस बात का इशारा है कि मुल्क के साधु संतों और गुरुओं को मरकज में बनी नई हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं। उन्होंने इंतखाबात के पहले से खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़ा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने खुलकर और श्री श्री रविशंकर ने बराह रास्त आम इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की हिमायत की थी। इन दोनों के कहने से मजहबी कामों में लगे लोगों को आम इंतखाबात में टिकट दी गई थी और वो जीत कर रुकने पार्लियामेंट बने। वो अपने एजेंडे के मुताबिक काम कर रहे हैं। श्री श्री रविशंकर के तालिब इल्म और दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट महेश गिरी ने JNU के मसले पर मामला दर्ज कराया, औरंगजेब रोड का नाम बदलवाया और राहुल गांधी की शहरियत को लेकर शिकायत की। बहरहाल ये सियासी मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इस हुकूमत में साधु संतों और गुरुओं को अहमियत मिली हुई है। वजीर आजम मोदी को पता है कि इनमें से किसका क्या मतलब है और कितनी अहमियत है। योग गुरु बाबा रामदेव अगर मुल्क के गांवों, कस्बों और शहरों के दरमियानी तबके के लोगों के बीच बीजेपी के तई हमआहंगी बना सकते हैं, तो श्री श्री रविशंकर मोदी के ग्लोबल ब्रांडिंग के काम आ सकते हैं। इसी तरह जहां सियासी लिहाज से पोलराइजेशन की जरूरत है, वहां योगी आदित्यनाथ से लेकर साध्वी निरंजन ज्योति तक कारगर होंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार और साधु संतों पर चर्चा करेंगे।
श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव कई मायनों में मोदी सरकार के प्रामाणिक प्रतिनिधि संत चेहरे हैं। इन दोनों की धुरी पर आध्यात्म है, ब्रांड है, व्यवसाय है, तो अनुयायियों का बल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री श्री रविशंकर के महोत्सव के जरिए जो संदेश दिया है उसके भी कई अर्थ है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, विश्व सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जितना विमर्श हुआ, बहस हुई, उसका कार्यक्रम के बाद उसके किस तरह के राजनीतिक या बाकी जो भी कोई भी मतलब किस तरह आप निकले हुए मानते हैं? जो कुछ भी हुआ उससे फायदा मोदी को हुआ और श्री श्री रविशंकर जी को हुआ। हाँ। जितनी कंट्रोवर्सी हुई, अखबारों में फ्रंट पेज में खबरें छपी, टीवी चैनल बहुत चलाई, तो जिनको पता नहीं था कि ये कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है उनको भी पता लग गया। तो मेरे को लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई ये दोनों को फायदे के अंदर की गई, इसके अंदर किसी का नुकसान नहीं हुआ। बड़े जो लोग रुकवाना चाहते थे वो उसमें विफल हो गए, ये दोनों लोग सफल हो गए। नहीं, लेकिन कंट्रोवर्सी से पहले जो आयोजन का भी जो सोचा गया, तो आयोजन के पीछे मकसद दोनों का, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जितने समय रुके वो रुके, तो आखिर इसका मकसद क्या था? इसका मकसद क्लियर है, हाँ। एक दूसरे के लिए। हाँ। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट है, मेड फॉर ईच अदर। हाँ। मेरे को लगता है ये सारा का सारा इवेंट जो था वो इसलिए कोरियोग्राफ किया गया था जिसमें फायदा दोनों को। एक तो रवि शिवशंकर जी ग्लोबल पर्सनालिटी बने हुए हैं, उनको दिखाना था कि सरकार का प्रधानमंत्री वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री जो है वो मेरे साथ है, मेरी विचारधारा के साथ है। तो मेरे उनकी भी पॉपुलैरिटी सारे विश्व के अंदर बढ़ती है कि प्रधानमंत्री उनके साथ बैठ के बातचीत करता है, उनके फंक्शन में आता है। तो इसलिए उन्होंने आयोजन इसलिए किया था, एक तो प्रधानमंत्री उनके साथ दिखाई दे, उनके फंक्शन में दिखाई दे, दूसरा उनके जो बाकी लोग आते हैं हर कंट्री से, जितने लोगों से आए थे 20-25 कंट्री से लोग उनके आए थे, तो उनके प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती चली जाए, उनके डिसाइपल बढ़ते चले जाएं और उसके बाद उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए प्रमोशन करने का अपना, जो उनके फ्यूचर इरादे हैं। अगर वो कमर्शियल वेंचर शुरू करना चाहते हैं, जैसे वहाँ पर अपना मिनरल वाटर बेच रहे थे या टूथपेस्ट बेच रहे थे, तो आगे आने वाले समय के अंदर उनके जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनके अंदर उनको काफ़ी सहायता मिल जाएगी। नहीं, लेकिन प्रभु जी, इससे ये नहीं लगता कि साधु संतों का, बाबाओं का की जो ब्रांडिंग है वो सरकार के जरिए या सरकार या प्रधानमंत्री उनको प्रेशर देकर रहे हैं, ये कुछ अनहोनी अजीब बात नहीं है? भाई, मौर्य वंश के बाद चाणक्य होता था, पर हर राजा के पास कोई ना कोई साधु संत होते रहते हैं। जैसे गांधी के साथ चंद्र स्वामी था, राजीव गांधी के साथ कोई और छुपे हुए लोग थे जो काम करते थे, अटल जी भी किसी के ऊपर विश्वास करते थे, अर्जुन सिंह सबके। तो मेरे को लगता है हर राजा महाराजा किसी ना किसी साधु को। नहीं, लेकिन भाजपा के साथ तो साधु संत की बहुत लंबी चौड़ी वो है, वो तो हजारों में है, पर उनकी कोई नेशनल राष्ट्रीय पहचान तो नहीं है ना। नहीं, बाबा रामदेव ले लीजिए, उमा भारती ले लीजिए, मयंक आदित्यनाथ, हर अपने क्षेत्र में है, तो उनको इतना महत्व क्यों नहीं मिल सकता? उमा भारती जो है मध्य प्रदेश से निकल करके यूपी में गई, कहां सफल हुई वहां पर। बाबा रामदेव सारे देश के अंदर घूमते हैं, उनकी एक पिछड़ी जातियों के अंदर और पिछड़े वर्ग के अंदर और निम्न आय के लोगों के अंदर काफी पहचान है कि हर आदमी स्वास्थ्य के बारे में योगा में रखता है। तो उनकी एक जात प्रथा, उनकी फॉलोइंग है। और रविशंकर की सेकुलर मॉडर्न बड़े बड़े लोग, मतलब वो जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो कंसेप्ट है वो आधुनिकता के साथ जरा ज्यादा मेल खाता है, इसलिए वो ज्यादा ग्राह्य है, ज्यादा उपयोगिता। मोदी के लिए बड़ा क्लियर है, एक तो इंटरनेशनल ऑडियंस मिलता है उनको, क्योंकि जहां विदेशों में जाते हैं उनको शौक है लोगों को इकट्ठा करने का, भाषण देने का, और हर किस्म के लोग होते हैं। रविशंकर के पास वो फॉलोइंग है, उसकी कनेक्टिविटी है। बाबा रामदेव के बाद छोटे शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर उनका जो अपना आंदोलन चलता है, स्वाभिमान आंदोलन, 2 करोड़ लोग उसके मेंबर हैं। तो कभी भी 10-15 लोग इकट्ठे करते थे, लाख इकट्ठे कर सकते हैं। बीजेपी के लोग नहीं इकट्ठे कर सकते। तो जब उनको नॉन पॉलिटिकल कोई संगठन में भाषण देना है तो मोदी से अच्छा प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा? उस नाते मोदी सरकार और भाजपा, इनके लिए बाकायदा साधु संतों की एक उपयोगिता भी है, और एक उससे एक आधार जो बेस नेटवर्किंग या बेस जो आधार बनता है वो भी बनता है, वो भी बना हुआ है। साधु संत जो लोग हैं, जो वो एक पूंजी है, एक एसेट माना जाएगा, वो है, ये अलग से हैं। मतलब बाबा रामदेव की फॉलोइंग साधु संत समाज से अलग है, ऐसे ही श्री श्री रविशंकर की भी अलग है। तो संघ परिवार से अलग अगर लोग चाहिए जो नॉन पॉलिटिकल, मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हिंदू संप्रदाय के जितने मठ है या पंथ है उन सबको भी एक करने का ये भी एक बड़ा तरीका है। विचारधारा से भी फिट बैठता है मोदी की हिंदुत्व जो विचारधारा है। वहां पर दाढ़ी वाले अपने जो जिन्होंने अच्छा काम किया है, सफेद कपड़े पहने, चाहे वो भगवे पहने, जिनकी एक प्रथा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी फॉलोइंग है, तो उससे मोदी को उससे अच्छा फॉलोइंग क्या चाहिए? और इस बात को जो सेकुलर, और इस बात को दूसरे उनके विरोधी या सेकुलर जो जमात है वो नहीं समझ पाते। रविशंकर को क्या कहेंगे आप? उन्होंने क्या कहा कि एनवायरमेंट के ऊपर खराब हो रहा है। रविशंकर अच्छा काम कर रहे हैं,
या बुरा काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी या विरोधियों ने उनका जो कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। बाबा रामदेव जब अपना योग लगाते हैं उसके खिलाफ नहीं है लोग। अब बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर रोज मोदी का गुणगान करते रहे हर जगह जाकर के, मोदी को इससे अच्छा क्या चाहिए, और दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। जी। तो मेरे को लगता है ये दोनों एक पूरक मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब इसके साथ भी एक सुविचारित रणनीति, सोच है, रोड मैप है, ये जाहिर होता है। बिल्कुल है। मोदी दूर की सोच रहे हैं। उनको लगता है कि पॉलिटिकल फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कि भाजपा अगर 2 साल में कमजोर पड़ती है, इनकी संगठन तो कमजोर होगा नहीं, इनको प्रमोट करिए, ये अपना बिजनेस भी चलाएंगे, संगठन भी खड़ा करेंगे। तो मेरे लिए एक पैरेलल संगठन खड़ा हो जाएगा, दो रामदेव का और श्री श्री रविशंकर का, जो मेरे को बाद में लोगों से मिलाने में समक्ष रहेंगे। नहीं तो इस बात को विरोधियों ने जिस तरह तुल दिया, जैसी बहस हुई, वो इसके प्रतिकूल, मतलब उनमें असेसमेंट नहीं बन रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो रणनीति है वो उसकी दूरगामी अर्थ क्या विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा? वो समझ नहीं आता पार्लियामेंट के अटैक क्या करेगी, सिर्फ एनवायरमेंट जमुना खराब हो गई। सवाल, और उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। इसके साथ में जो बड़ा पंथियों ने भी कोई अटैक नहीं किया, इतना होना चाहिए था मेरे। पर मीडिया के अंदर पूरा कंट्रोवर्सी, मीडिया के अंदर तो इसलिए था कि मीडिया को तो कई मीडिया के अंदर एजेंडा ये है कि मोदी जो भी काम करे, अगर वो सफेद दिखाई दे तो कहेंगे नहीं काला है वो तो मीडिया का अपना बायस्ड है, एजेंडा है, दिखाई देता है। मेरे को लगता है इस सारे के अंदर मीडिया ने अगर मोदी के खिलाफ कोई चुना तो उससे मोदी को और श्री श्री रविशंकर को भी फायदा हुआ। इवन जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकी उसके अंदर, उनको भी लगा इस इवेंट को रोकना एक अच्छी बात नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय हमारी इमेज खराब होगी, उन्हें जुर्माना लगा के छोड़ दिया। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।